3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आवासीय नक्शे पर व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ निगम 10A नोटिस जारी करने के बावजूद नहीं कर रहा कार्रवाई। मुंदड़ी मोहल्ले में G+3+ बेसमेंट के साथ लिफ्ट भी लगी, धड़ल्ले से चल रहा है व्यापार। परिवादी बैठा निगम में धरने पर। बुधवार को नगर निगम में प्रशासन शहरों के संग अभियान के पूर्व प्री कैंप लगाए गए, जहां ईसाई मोहल्ले में रहने वाले घनश्याम गुलाबानी ने अपने परिवार के साथ धरना शुरू कर दिया। मीडिया ने जब इस धरने के बारे में जानकारी चाही तो गुलाबानी ने बताया कि उनकी शॉप मेहता मार्केट मुंदड़ी मोहल्ले में है, जिसके पास में ही विजय कुमार पुत्र भगवान दास ने आवासीय नक्शे की आड़ लेकर व्यावसायिक निर्माण करा रखा है, जहां G+3+ बेसमेंट के साथ लिफ्ट भी लगा रखी है। 5 मंजिला इस दुकान में खिलौने का होलसेल व्यापार किया जा रहा है। पिछले 2.5 साल से वे लगातार नगर निगम में इसके खिलाफ शिकायत दर शिकायत करते आ रहे हैं। उनके द्वारा दी गई शिकायत पर 3 बार नगर निगम ने 10A का नोटिस भी जारी कर लिया है, जिसमें भवन को सीज करने के आदेश दिए गए, लेकिन उन आदेशों की पालना आज तक नहीं हो पाई। गुलाबानी ने धरने के दौरान बताया कि नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने रिश्वत ले ली है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। लगातार अतिक्रमी को अदालत में जाने का समय दिया जा रहा है ताकि वह इस पर स्टे ले सके। ऐसे में उनके द्वारा 2.5 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो खराब चली जाएगी। गुलाबानी ने बताया कि पूर्व में अपनी पत्नी के साथ भी नगर निगम में शिकायत करने आए थे, जहां बाबू विक्रम सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की थी, जिसकी शिकायत मेयर से भी की गई। उस विषय में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लगातार इस अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव, डिप्टी कमिश्नर तारामती वैष्णव, अधिशासी अभियंता नाहर सिंह, मेयर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व अधिकारी चंद्र प्रकाश कटारिया सभी को शिकायत की जाती रही, लेकिन किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भाई साहब, मैं यहाँ पर नगर निगम में एक शिकायत करी थी, पिछले 2.5 साल हो गए हैं। अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत करी थी। उसमें इन लोगों ने जो जांच करी ना, उसमें इन्होंने अपने कार्यालय में भी लिखा है कि ये निर्माण अवैध बना हुआ है, G+3+ बेसमेंट बना हुआ है। उसमें 2.5 साल से प्रकरण को चलाया जा रहा है और 1.5 महीना पहले इन लोगों ने आदेश कर दिए थे इसको सीज़ किया जाए, और 1.5 महीने से ये लोग सीज़ नहीं कर रहे हैं। सामने वाले पार्टी को मौका दिया जा रहा है ताकि कोर्ट में जाके स्टे लेके आएँ। अब 2 दिन बाद कोर्ट से अगर उनको स्टे मिल जाएगा तो मेरी 2.5 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नगर निगम खुद की संपत्ति के लिए तो सुबह 6 बजे चली जाती है सीज करने के लिए, और इस संपत्ति को सीज करने के लिए 1.5 महीने से उनको पास समय नहीं है। मतलब इसका मतलब रिश्वत इतनी हावी है नगर निगम पे, और जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है वो 2.5 साल से भटक रहा है, आज परिवार के साथ धरने पे बैठा है। तो ये कौन सी निगम है? आज मुझे जवाब तो वही मिला कि हम देख रहे हैं। अब देखते देखते 2.5 साल तो हो गए। अब 2 दिन बाद कोर्ट का समय है। अब कोर्ट तो किसी का इंतजार करेगी नहीं। अगर 2 दिन बाद स्टे मिल जाएगा तो ये लोग एक ही बात बोलेंगे, सब मामला कोर्ट में है। मतलब मैं बात करने लायक ही नहीं रहूँगा फिर तो। और 2.5 साल से मुझे टरकाए जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने आदेश जारी क्यों किए? मुझे इसका जवाब चाहिए। मतलब 10A का नोटिस भी आपने जारी किया, मैंने तो किया नहीं। कार्यालय आपका बनाया हुआ है, मेरा तो बनाया हुआ है नहीं। सब कुछ मानते हुए भी आप उनको जो है उनसे रिश्वत लेके उनको सहूलियत देते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाके अपनी सुरक्षा कीजिए कोर्ट में। तो ये तो गलत बात है ना भाई साहब। फिर यहाँ तो निगम शहर में सबके चीज़ जो कर रही है टाइम पे टाइम नहीं करे, सबको ऐसे छूट देती जाए पैसे ले लेके, रिश्वत लेके। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि रिश्वत बहुत हावी हो गई है नगर निगम पे। सच्चे लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, और जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं अपनी दुकानों में बैठ के धंधे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब मैं अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठा हूँ अपने पूरे परिवार को लेके। आज मैं बैठा हूँ, मैं अपनी बेटी को भी लाया हूँ, और मेरा बेटा है छोटा 10 साल का, उनको भी लेकर आया हूँ। मेरी वाइफ को इसलिए नहीं लेकर आया कि मेरे वाइफ के साथ विक्रम सिंह बाबू हैं, उन्होंने पिछले महीने बदतमीजी करी थी, उसकी मैंने लिखित शिकायत करी है मेयर को। उनके पास मेरी एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है।
कि अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब जो लोग यहाँ पे पैसे देते हैं उनकी इस तरह से देखभाल की जाती है और हम लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है। अब आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले जल्द से जल्द, ताकि उनको स्टे नहीं मिले सामने वालों को। पुलिस मुख्यालय व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दरगाह थाने में खुली जन सुनवाई का शुरू हुआ आयोजन। दरगाह थाना अंतर्गत सीएलजी मेंबर और परिवादी हुए जन सुनवाई में शामिल। पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर बुधवार शाम दरगाह थाना परिसर में थाना अधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में खुली जन सुनवाई रखी गई। दलबीर सिंह ने बताया कि हर महीने में एक बार खुली जन सुनवाई रखी जाएगी और सभी थाना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। आज की जन सुनवाई में 4 परिवादियों की समस्या सुनी गई। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि जन सुनवाई का उद्देश्य आम जन को थाना अधिकारी के समक्ष खुले तौर पर अपनी परिवेदना पेश करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि थाना स्तर पर ही छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मिल बैठकर किया जा सके। इस जन सुनवाई में क्षेत्रीय शांति समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। ये पुलिस मुख्यालय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाने पर समस्त जो थानाधिकारी हैं जिले में, उनको एक निर्देश दिए गए थे कि एक माह में एक जन सुनवाई कम से कम ओपन होनी चाहिए, जिसमें थानाधिकारी स्वयं उपस्थित रहे और परिवादियों को सुने। इसी क्रम में आज मीटिंग रखी थी, जिसमें सीएलजी को भी बुलाया गया था कि आपसी कोई छोटे मोटे झगड़े हैं तो उनको सीएलजी के माध्यम से निपटाया जा सके। जिसमें आज 4 परिवाद प्राप्त हुए। चारों परिवादों में जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है उसके आदेश और निर्देश प्रदान किए। सीएलजी से भी इस संबंध में चर्चा हुई है और इस कार्यक्रम को आगे चलाएंगे और पॉपुलर करेंगे लोगों को। ये अपने जो सीएलजी के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप इस कार्यक्रम को आगे लोगों को बताएं कि भाई आपको जब समाधान का मौका डायरेक्ट मिल रहा है तो आप सभी यहाँ उपस्थित आएँ और इसमें अपनी परिवेदनाएं पेश करें। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। जवाजा में महिला चिकित्सक के साथ साथी चिकित्सक द्वारा की जा रही अभद्रता और अश्लीलता पर सीएमएचओ को दिए कार्रवाई के निर्देश। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा बुधवार को जिला परिषद में आयोजित जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थिया डॉक्टर दीपिका वर्मा ने बताया कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाजा में कार्यरत है, जहां कार्यरत डॉक्टर हंसराज मीणा उससे अस्पताल समय में गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देता है, आते जाते तंज कसता है, अपमानित करता है और गलत भाषा का उपयोग करता है। डॉक्टर हंसराज मीणा के इस कृत्य से वह मानसिक रूप से परेशान है। इस प्रकरण में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। जिला परिषद सदस्य गौरा देवी मुंडे ने बताया कि ग्राम झाग, नौसल, पनेर, रूपनगढ़, निम्बार्क, तीर्थ, सलेमाबाद, पिंगलोद, कल्याणीपुरा, कोचील, बबायचा, अरड़का, चाचियावास से होते हुए अजमेर के लिए पहले रोडवेज बस का संचालन किया जाता था, परंतु कोरोना काल में रोडवेज विभाग द्वारा बस का संचालन बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों श्रमिकों, ग्रामीणों और मरीजों को शहर आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकरण में जिला प्रमुख पलाड़ा ने मुख्य प्रबंधक अजमेर आगार को पत्र लिखा और यथाशीघ्र बसों का संचालन शुरू करने को कहा। सरपंच ग्राम पंचायत जवाजा सुमन देवी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 6 लेन के चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है। सड़क पर अंडरब्रिज नहीं होने के कारण शमशान जाने वालों को घूमकर और काफ़ी दूरी तय करके जाना पड़ेगा। उक्त शमशान घाट पर पहले से ही 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, लिहाजा इस सड़क पर अंडरब्रिज की व्यवस्था की जाए। इस प्रकरण में जिला प्रमुख पलाड़ा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र लिखा। बसंत नगर कोटरा के रहने वाले लीलाराम वासवानी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो जाने से एक पाँव कट गया। पैर से विकलांग हो जाने के कारण परिवार पर आर्थिक बोझ आ गया है। प्रार्थी की पत्नी भी विकलांग है और बच्ची भी मंदबुद्धि। प्रार्थी ने राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु निवेदन किया। इस प्रकरण में जिला प्रमुख पलाड़ा ने उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गौरव सैनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारीलाल वर्मा, उप निदेशक कृषि जितेंद्र शक्तावत, परमेश्वर पारिक, अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण विभाग प्रफुल्ल चौबीसा, सहायक अभियंता अनिल अरोड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉक्टर के सोनी, अधिशासी अभियंता हरीश वर्जानी, अधिशासी अभियंता वाटरशेड IC खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला परिषद में बैठे पांचों विभाग बैठ के और जो हम मंगलवार बुधवार की जो जन सुनवाई रखते हैं, मेन बुधवार की जन सुनवाई रखते हैं, इसमें पांचों विभाग के अधिकारी आते हैं। उसमें जो भी गाँव की समस्या होती है, किसी के शमशान घाट की 4 दीवारी है, किसी के खेल मैदान की 4 दीवारी है, किसी के टीन सेट है, किसी की रोड की समस्या है, किसी की अलग अलग जो स्थलों की कमरों की समस्या है, अन्य कई की चारागाह की समस्या है, मतलब बहुत सी गाँव की इतनी समस्या है, पानी है, बिजली है, लाइट है, वो समस्या है। वो समस्या हम अधिकारियों को भी दिखाते हैं और ये समस्या का हमने तुरंत, जो हमारी लेवल की समस्या होती है हम तुरंत समाधान करते हैं। जो हमारी लेवल की नहीं होती है हम सरकार को लिखते हैं। हर बुधवार हफ्ता बुधवार को बैठते हैं। इसमें हम 12 साढ़े 12 बजे से बैठते हैं, 4-5 बजे तक यही बैठ के जन सुनवाई करते हैं, आम जनता की जन सुनवाई करते हैं। रामगंज थाने में 2 अलग अलग चोरी के मुकदमे दर्ज। ब्यावर रोड सब्जी मंडी से बाइक चोरी तो अजय नगर में कलर पेंट करने वालों ने सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर किया हाथ साफ। रामगंज थाने में 2 अलग अलग चोरी के प्रकरण दर्ज किए गए। थाने के ASI नंद भंवर सिंह ने दर्ज मुकदमों की जानकारी देते हुए बताया कि पहला प्रकरण केसरपुरा निवासी सागर सिंह द्वारा दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने बताया कि वह एक दिन छोड़कर एक दिन ब्यावर रोड सब्जी मंडी पर सब्जी बेचने पहुंचता है, जहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन जब वापस लौटा तो बाइक नहीं मिली। इस पर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक युवक बाइक चोरी करते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी चोर की तलाश की जा रही है। केसरपुरा के रहने वाले सागर सिंह ने 14 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई है। सागर सिंह सब्जी का काम करते हैं, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने आए थे अपनी मोटरसाइकिल से। उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी करी, पीछे से कोई अज्ञात मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। मोटरसाइकिल का नंबर है RJ01 MS 8779। CCTV फुटेज आई है, अभी उनका अवलोकन किया नहीं है, अभी लेके आया हूँ, उनका अवलोकन किया जाएगा। उसकी फ़ोटो है, फ़ोटो अपलोड करा वो उस पर ही डलवा देता हूँ। वहीं दूसरा प्रकरण अजय नगर नेहरू नगर निवासी दयाल दास ने दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि उसके घर पर कलर पेंट का काम चल रहा था। मंगलवार रात कलर पेंट कर जब कारीगर चले गए तो उन्होंने घर के सामान को खंगाला तो चोरी की घटना का पता चला। दयालदास के घर से 2 तोला सोने की चेन में पेंडल, आधा तोला सोने की अंगूठी और 6500 रुपये नगद चोरी हो गए, जिस पर दयालदास ने रामगंज थाने में अलवरगेट निवासी राजकुमार उर्फ खाना, भगवानगंज निवासी गिरीश कुमार और अजय नगर सदगुरु कॉलोनी निवासी सूरज के खिलाफ चोरी की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 15 तारीख को नेहरू नगर अजय नगर के रहने वाले दयालदास जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो अपने मकान पे कलर पेंट का काम करा रहे थे 3 लड़कों से, राजकुमार, गिरीश कुमार और सूरज से। इन तीनों में से किसी ने उनके बेडरूम से, पर्स से 1 तो 2 तोला की सोने की चेन, पेंडल, आधा तोला अंगूठी और 6500 रुपये चुरा लिए। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक तो सासी बस्ती का है, 2 एक अलवरगेट का, एक अजय नगर का। झूलेलाल मंदिर डिग्गी चौक के पीछे खड़ी मारुति इको कार से अज्ञात चोरों ने चुराया साइलेंसर। नाथ मोहल्ला सरवाड़ निवासी दिनेश कुमार जीनगर ने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। नाथ मोहल्ला सरवाड़ के रहने वाले दिनेश कुमार जीनगर ने क्लॉक टावर थाने में अपनी मारुति इको कार का साइलेंसर चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिनेश कुमार ने थाने को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी इको गाड़ी RJ48 CA 2178 को उसने 11 सितंबर को झूलेलाल मंदिर डिग्गी चौक के पीछे खड़ा किया था। 13 सितंबर को जब सुबह वह गाड़ी लेने आया तो गाड़ी का साइलेंसर नदारद मिला। कोई अज्ञात चोर गाड़ी का साइलेंसर खोलकर चुरा ले गया।
कलेक्टर थाने के हेड कांस्टेबल भरत सिंह ने बताया कि चोरी का प्रकरण दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल 15/9/2021 को परिवादी दिनेश कुमार आया था थाने पे, ताकि मेरी गाड़ी डिगी चौक में खड़ी की थी, गाड़ी इको, उसका साइलेंसर चोरी होना बताया, जिस पर हमने एक रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज किया 379 में और जिसकी जांच की जा रही है। वहाँ सीसीटीवी कैमरों की वो फुटेज वगैरह उसकी भी जांच की जा रही है और हमने हमारे थाने से 2-3 जवान टीम बना के लगाए हैं। जो भी है आगे और प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़े जो भी है। इस परिवादी ये सरवाड़ का रहने वाला है, ये इसके कोई बच्चा बीमार था जो ये हॉस्पिटल दिखाने के लिए यहाँ आया था। गौरतलब है कि एक शातिर चोर गिरोह लगातार मारुति इको गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करने में लगा हुआ है। जांच करने पर पता चला कि इको कार के साइलेंसर में प्लेटिनम मिट्टी धातु, जो काफ़ी महंगी बिकती है, जिसे चुराने के लिए गुजरात की गैंग सक्रिय है। कार का साइलेंसर 60 से 70 हज़ार रुपये की कीमत में आता है। तेजा दशमी पर इस साल भी रहा कोरोना का ग्रहण, नहीं भरा तेजाजी मंदिर पर मेला। सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप मंदिर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर की पूजा अर्चना, मांगी मनोकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है, लेकिन लगातार दूसरी बार इस साल भी कोरोना महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों की वजह से तेजाजी के थान और मंदिरों पर मेलों का आयोजन नहीं हो सका, जिसके चलते लाखों श्रद्धालु निराश रहे। अजमेर में ऊसरी गेट स्थित तेजाजी के प्राचीन मंदिर पर कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा लागू की गई गाइडलाइन की पालना करते हुए इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचे तो उन्हें मंदिर प्रबंधन द्वारा प्रोटोकॉल की पालना करते हुए दर्शन कराए गए। इसके अलावा मंदिर के बाहर पूजा प्रसाद, मेले, झूलों का आयोजन नहीं हो सका, जिसके चलते मेले से जुड़े सैकड़ों लोगों पर रोजी रोटी का संकट छाया रहा। लगभग सभी तेजाजी मंदिरों में सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने ही धार्मिक रस्मों को अदा किया। ऊसरी गेट स्थित तेजाजी मंदिर पर भादवा सुदी दशमी को भरने वाला विशाल मेला गुरुवार को नहीं भरा। पुजारी के मुताबिक पूजन, ध्वजा, भोग प्रसादी आदि पुजारी परिवार द्वारा ही किया गया। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए बल्लियां लगाई गई, जिनसे होकर लोग अपनी बारी के अनुसार आकर तेजाजी महाराज को प्रसाद अर्पण कर रहे थे। वहीं मंदिर प्रबंधन की ओर से किसी को भी प्रसाद वितरित नहीं किया गया। लोगों ने आकर अपनी आस्था के मुताबिक तेजाजी महाराज से मनोकामनाएं मांगी कि जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो और वापस से जनजीवन पूर्व की भांति चले, ऐसी कामना की गई। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी महाराज का विशाल मेला बढ़ता है, परंतु 2 सालों से कोरोना काल के कारण, कोरोना होने की वजह से कारण यहाँ इतनी भीड़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि मेला जो बाहर जो दुकानें लगी वो नहीं लगी, केवल दर्शनार्थी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष से पहले यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, इतने श्रद्धालु इतनी भक्ति और भावना से यहाँ आते थे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भी फल फूल चढ़ाते थे, चढ़ा करके और मेले का आनंद लेते थे। तो इस वर्ष यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, केवल दर्शन करके और बाहर निकलते जा रहे हैं। दर्शन के लिए यही है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें, अपने मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर यूज करें। इस तरह की पालना को लेते हुए ये कार्य कर रहे हैं। ये ऊसरी गेट है जहाँ पे तेजाजी मंदिर है, वहाँ पे मेला भरता है। ये काफ़ी प्राचीन है, कुछ मैं कह नहीं सकता इस बारे में, आपको बता नहीं सकता इस बारे में। देखिए जी, ये बहुत बड़ा अजमेर का तेजाजी मेला यहाँ लगता है, भरता है। इतनी भीड़ रहती है, पाँव रखने की जगह नहीं रहती है। खुशकिस्मत हमारी इस साल है कि पिछले बार तो बिल्कुल ही नहीं आ पाए, इस बार फिर भी दर्शन हो गए। धीरे धीरे करके आने वाले सालों में भी ऐसे नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। यही तेजाजी से हमारी निम्र निवेदन है कि ऐसा ही आराम से रहे। मेले में हम आए, हर साल आते हैं, आज भी आए, लेकिन आज सरकार की कोरोना गाइडलाइन के कारण अभी भीड़ कम है, लेकिन हमने बाबा के दर्शन किए। पिछली बार कब भी कम थी और उससे ज़्यादा आज फिर कम है, क्योंकि कोरोना काल से सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए मंदिर में भीड़ कम है।
पिछली बार तो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके थे मेले में, तो अब आए हैं। और वैसे इतने 8 साल हो गए हमें यहाँ पे। रौनक तो नहीं है, बस बाबा का आशीर्वाद है तो आते हैं। वो तो बंद थे पिछली बार, लॉकडाउन की वजह से बोल रहे हैं, ठीक है बस। चित्रकूट अखंड आश्रम की रसोई में निकला विषैला स्पेक्टिकल कोबरा सांप। कोबरा देखकर चौंके आश्रम के महंत, निकली चीख, आश्रम में फैली दहशत। बुधवार की सुबह पुष्कर की चित्रकूट अखंड आश्रम में रसोई में काम करने वाली रमाबाई के लिए काफ़ी डरावनी रही जब उन्होंने अपने रसोई घर में कढ़ाई में बैठे 5 फुट लंबे विषैले स्पेक्टिकल कोबरा सांप को देखा। तीर्थ नगरी पुष्कर में पचकुंड के नज़दीक लहरानंद चित्रकूट अखंड आश्रम में आज साधु संतों के लिए आश्रम की रसोई में भोजन बना रही रमाबाई को जब भोजन पकाने के लिए कढ़ाई की ज़रूरत पड़ी तो कढ़ाई में बैठे 5 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा को देखकर उनकी चीख निकल गई और रसोई घर से निकलकर वह भागी। शोर की आवाज़ सुनकर आश्रम के महंत स्वामी श्यामानंद भी रसोई में पहुंचे, लेकिन 5 फीट लंबे विषैले कोबरा को देखकर उनके भी पसीने छूट गए और पूरे आश्रम में दहशत फैल गई। महंत ने अपने व परिवारजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी सूचना पुलिस मित्र टीम को दी। टीम ने विषैले सांप को रेस्क्यू किया और उसे जंगलों में छोड़ दिया। आवश्यक सुरक्षात्मक एवं बचाव उपकरणों से लैस पुलिस मित्र टीम की रैपिड रिस्पांस यूनिट में राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, गिरीश गिरी, अजय नाथ, मनीष कुमावत, युवराज सैनी तुरंत चित्रकूट अखंड आश्रम पहुंचे। स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्छानी ने सांप की पहचान स्पेक्टिकल कोबरा के रूप में की, जो कि भारत में पाए जाने वाले 4 सबसे विषैली प्रजातियों में से एक है। सावधानी बरतते हुए 10 मिनट में सांप को सुरक्षित रूप से कपड़े के बैग में पकड़कर बाद में जंगलों में छोड़ दिया गया। पुलिस मित्र टीम को कॉल करने वाले महंत स्वामी श्यामानंद ने बताया कि सांप को रसोई में रखे कढ़ाई में देखकर वे चौंक गए। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तुरंत जहरीले सांपों से आमजन की सुरक्षा करने वाली पुलिस मित्र टीम से संपर्क साधा। टीम प्रभारी अमित भट्ट ने कहा कि देश के सबसे जहरीले सांपों में से एक होने के बावजूद स्पेक्टिकल कोबरा डरते हैं और लोगों से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बारिश में यहाँ तक कि गर्मी में ये सांप आश्रय की तलाश में अक्सर बिलों से निकलकर नया स्थान ढूंढते हुए घनी आबादी में चले आते हैं। विषैली सांप प्रजातियों से जुड़े बचाव अभियान अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इसके लिए अब अजमेर जिले में भी बचाव दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पचकुंड के नज़दीक स्थित चित्रकूट अखंड आश्रम में सुबह रसोई में खाना बनाने के दौरान जो खाना बनाने वाले हैं रमाबाई, उन्होंने कढ़ाई में बैठे हुए एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को देखा और उससे काफ़ी डर गए। आश्रम में दहशत का माहौल हो गया। आश्रम के जो महंत महाराज है स्वामी श्यामानंद जी, उनकी फ़ोन की सूचना पर पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रसोई घर में कढ़ाई में छिपकर बैठे करीब 5 फुट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा सांप को टीम के स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्छानी जी और सांवरा शर्मा जी द्वारा पकड़कर आश्रम में संत महात्माओं को राहत पहुंचाई गई और दहशत मुक्त किया गया। लहरानंद चित्रकूट अखंड आश्रम पचकुंड में ये रामाबाई भोजन बना रही थी। कढ़ाई में कुछ सामान लेने गई तो ये कढ़ाई में बैठा हुआ था। इसने फन उठाया तो वो चीख गई एक दार के, उधर से भागी, आवाज़ आई, मेरे को लगा करंट लग गया, क्या हो गया। फिर हम लोगों ने आके जब देखा तो फ़ोन किया इनको, इनने आके इसको पकड़ टीम 5 मिनट में आ गई तो इसको पकड़ लिया। मेरी तरफ से, आश्रम की तरफ से धन्यवाद। पुरानी मंडी सोलथंबा धर्मशाला के पीछे जर्जर मकान की दीवार ढही। सुबह का वक्त होने से जनहानि टली, बाजार नहीं खुले थे, अन्यथा हो सकता था बड़ा हादसा। वार्ड नंबर 69 पुरानी मंडी सोलथंबा धर्मशाला के पीछे स्थित एक भवन की दीवार अचानक ढह गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय पार्षद अशोक मुदगल ने बताया कि उन्होंने नगर निगम में इस जर्जर भवन को चिन्हित करवा रखा है। इस इलाके में लगभग 30 जर्जर भवनों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। गुरुवार सुबह इस भवन की एक दीवार अचानक ढह गई। गनीमत रही कि उस वक्त इस गली में लोगों की आवाजाही नहीं थी। सुबह का वक्त होने से जनहानि टल गई, अन्यथा इस गली में लोगों की भीड़ रहती है। निगम को सूचना देने के बाद निगम के जेईएन दल बल के साथ यहां पहुंचे और पुलिस सुरक्षा के बीच इस मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज ये पुरानी मंडी सोलथंबा धर्मशाला के पीछे एक मकान था
जिसको चिन्हित करा गया था कई बार यहाँ पे सर्वे करा के इसको गिराने की स्थिति में। ये जर्जर भवन था, इनके मकान मालिक ने भी आस पड़ोस वालों ने भी कई बार शिकायतें दी और आज सुबह 8:30 और 9 बजे के बीच में धड़ करके ये मकान की एक दीवार गिर गई है, जिसके अंदर सफाई कर्मचारी बाल बच गया, एक ठेला खड़ा था वो क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत है यहाँ पे उस टाइम पे बाजार खुला नहीं कई जनों को यहाँ पे नल भी है सरकारी, आना जाना होता रहता है, जो आना जाना होता रहता है, यहाँ पे पानी बढ़ते रहते हैं। भगवान का शुक्र है कोई जनहानि नहीं हुई यहाँ पे। आज निगम को इतला दी गई यहाँ पे लोगों ने कि भाई यहाँ पे यह मकान की दीवार गिर गई है, तो आज निगम आई, जयन साहब आए, इन्होंने सर्वे करके इस दीवार को गिराने का काम करा गया। पूरा मकान गिराया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम कास्ट मोहल्ले के अंदर 30 मकान चिन्हित करे गए यहाँ पे। वहीं जर्जर भवन के पास ही गोदाम का स्वामित्व बताने वाली प्रेमलता शर्मा ने बताया कि उन्हें ना तो निगम ने कोई सूचना दी और ना नोटिस, सीधा आकर जर्जर भवन की आड़ में उसके गोदाम को भी ढहाने की कोशिश की जा रही है। उसका 50 साल पहले से इस भवन पर स्वामित्व है, यह उसका खरीदशुदा प्रॉपर्टी है जिसकी उसने लगातार मरम्मत कराकर इसे ठीक ठाक बना रखा है। बावजूद इसके कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और इसके इस गोदाम को भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा। सुबह से मकान मन मर्जी से गिराया जा रहा है और पूछ रहे थे कि बरसात से गिरा है, तो मैंने आके पूछा, मैंने बना साहब ये क्या हो रहा है, तो बोला आपके इधर कुछ भी नहीं होगा, हम इधर कर रहे हैं। जब मैं आके देखती हूँ तो सारा मेरा ना तो मुझे कुछ बोला गया इनसे कि आप ये खाली कर दो या कुछ कर दो, और अपनी मर्जी से तोड़ा रही है। अभी मेरी रोजी रोटी में संकट आ गया है। ये मेरा आदमी मर गया, 50 साल से मेरा मकान है और मेरे पास कागज है। ये मेरे किराए का नहीं, मेरा खरीदा हुआ है। ये मेरा किराए का नहीं, मेरा खरीदा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं ये कागज। ये मन मर्जी उधर गिरा है बरसात का नाम लेके, और इधर क्या रोल है, यहाँ मेरी सारी मरम्मत हुई हुई है, आप देख सकते हैं। ये पुरानी मंडी RR ज्वेलर्स के पास में 2 अक्टूबर से लगने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान की सफलता पर संदेह। प्री कैंप में पट्टा वितरण प्रक्रिया में देखने को मिली जटिलताएं। लोग निगम से संबंधित कामों के लिए आ रहे हैं प्री कैंप में। 2 अक्टूबर से लगने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों को क्या राहत मिल पाएगी, इस पर प्री कैंप में ही सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में बिना आबादी का सर्वे कराए वन विभाग व कृषि भूमि का सीमा ज्ञान कराए किस तरह से पट्टा वितरण शिविरों में सफलता मिलेगी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नगर निगम में लगाए गए प्री कैंप में पहले दिन 229 मामले रजिस्टर्ड हुए, जबकि ADA द्वारा लगाए गए शिविर में मात्र 19 आवेदन ही प्राप्त हुए। उनमें भी अधिकतर नाली, सड़क, सीवरेज, विवाह, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य निगम संबंधी कार्यों के थे। कुल मिलाकर ADA और नगर निगम की आस लगाए बैठे नागरिकों को कुछ खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही। महापौर के मुताबिक कच्ची बस्ती व कृषि भूमि पर बने आवासों के पट्टे अजमेर विकास प्राधिकरण ही जारी करेगी। 69A के तहत पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे जब तक कि टाइटल क्लियर ना हो। इसके लिए आवेदन भी ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान की सफलता पर पहले से ही संदेह घेराता जा रहा है। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान से पूर्व दलालों और अफवाहों को फैलाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाली गैंग भी सक्रिय हो चुकी है, जिसकी जानकारी होने पर उप महापौर नीरज जैन ने आम जनता से ऐसे लोगों से सावधान रहने और किसी के झांसे में नहीं आने की अपील की है। आज प्रशासन शहरों के संघ में जो पट्टे दिए जाने हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान होना है, खांचा भूमि से लेकर उनके नियमन नामांतरण के जो काम है, उनको लेकर के आज ये दूसरा दिन है कैंप का। और आम जनता यहाँ पर आ रही है, लेकिन उनको राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अजमेर पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्व में भी हमारे द्वारा जिलाधीश महोदय को इसके लिए आग्रह किया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों के कारण कई जगह अभी तक ये सीमांकन नहीं है कि फॉरेस्ट लैंड कहाँ तक है और आबादी भूमि कहाँ तक है। अजमेर में इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो कच्ची बस्तियां हैं उनको डी नोटिफाई की बात हमने कही थी, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 50 वर्ष से ज़्यादा जो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं
अब फॉरेस्ट आकर के वहाँ पर ये कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, तो 50-50 साल से जो रहने वाले हैं उन लोगों को इससे राहत नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उसका कृषि का जो किस्म है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो आबादी है या बारानी है या बरड़ा है। इस कारण से भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ कैंप में आने के बाद में जिस राहत की उम्मीद जनता ने की थी वो राहत उनको नहीं मिल रही है। न तो कृषि भूमि पे नियमन के लिए कोई अभी नियमावली या कोई निर्देशन क्लियर है, न फॉरेस्ट भूमि में बसे हुए उनके लिए कोई नियमावली क्लियर है। जब तक ये इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आता या कोई मार्गदर्शन नहीं आता तब तक जनता यहाँ हैरान और परेशान होती रहेगी, ऐसा इस कैंप में लग रहा है। आम जनता ये आ रही है लेकिन उनको अभी तक राहत देने की स्थिति नहीं बन पा रही है। देखिए कैंप सुबह से लग रहा है, बीच में अधिकारी आते जाते रहते हैं लेकिन कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। जनता जो आ रही है उसको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो छोटे मोटे काम जो इस कैंप में हो रहे हैं वो तो हो पा रहे हैं, लेकिन जिस बड़ी आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो पट्टे के लिए, अपने मकान के नक्शा पास कराने के लिए, अपनी भूमि के नियमन के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं हो पा रहा। वर्तमान में प्रशासन शहरों के संघ में जो राज्य सरकार 2 अक्टूबर से पट्टे वितरण का कार्यक्रम करने जा रही है और हम देख रहे हैं कि डेली राज्य सरकार जो गाइडलाइन दे रही है उसमें अभी वर्तमान में ये आया कि है ना, हम जहां आबादी है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि पिछले 40 सालों से पूरे शहर में कृषि भूमि हो, पहाड़ी भूमि हो या सरकारी भूमि हो, उन पर आबादी बस चुकी है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो कृषि भूमि हो या कोई भी हो, एक बार सर्वे कराएं। सर्वे कराकर उसके ऊपर जो आबादी बस चुकी है उसको आप आबादी में लें, उसका स्वरूप चेंज करें, और जिस प्रकार राज्य सरकार ने लाखों पट्टे देने के लिए जो घोषणा करी है, अगर ये जो कृषि भूमि है उसको अगर आपने पीटी सर्वे वगैरह नहीं करा के आबादी में नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार ने जो तय किया है कि पट्टे देने का कार्यक्रम है वह सरलीकरण इसको अगर नहीं करी तो पट्टे नहीं वितरण होंगे। तो हम आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को ये अवगत कराने जा रहे हैं कि जो कि कृषि भूमि पर जो वर्तमान में आबादी बस चुकी है उसका आप सर्वे कराएं, सर्वे करा के उसका पट्टा वितरण का कार्यक्रम करें, जिससे आम आदमी को इसकी राहत पहुंचाए। और वर्तमान में जो कच्ची बस्तियां हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उसका भी एक बार सर्वे कराया जाए कि कच्ची बस्तियों के अंदर किस प्रकार आबादी बसी है। उस कच्ची बस्ती में भी कुछ एडीए में आ रही है, कुछ निगम में आ रही है। तो जो निगम क्षेत्र के अंदर आ चुकी है और वर्तमान में एडीए में बोल रही है, तो उसका भी हम निवेदन करेंगे कि उसे आप निगम में लेकर और निगम के माध्यम से पट्टे वितरण का कार्यक्रम जारी रखें। सरलीकरण की बात कर रही है, वहीं कृषि भूमि जो कि जहाँ पर आबादी बस चुकी है उस कृषि भूमि को इन लोगों ने क्यों छोड़ रखा है, ये पहला विषय है। और यदि छूट भी गया है तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर साहब या तो वहाँ पे पुनः सर्वे कराएं और जहाँ कृषि भूमि पे आबादी बस चुकी है वहाँ पर भी पट्टे जारी होने का कार्य सुचारू रूप से हो, क्योंकि न्याय सबको एक जैसा मिलना चाहिए और ये सभी का अधिकार है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अजमेर का आम नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस करे, तो ये ठगापन उसके अंदर ना उत्पन्न हो, इसको लेकर भी प्रशासन को चिंता करनी चाहिए ताकि पट्टे सबको मिले, इस ओर प्रशासन देखे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।